Assalamu alaikum to the all of you. Today I am going to explain the chapter number first of operation management, which is the introduction to the operation management. So, in order to understand the operation management, we have to understand what is operation itself. ऑपरेशन क्या है? हमें पहले अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन क्या है, बिजनेस ऑपरेशन क्या है, या ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो बिजनेस में होती है या कमर्शियल एंटरप्राइज में होती है वो क्या है। ठीक है, तो ऑपरेशन एक्टिविटीज को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑपरेशन एक्टिविटीज को ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऑपरेशन इज दैट पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। यानी कि ये वो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो कि आप गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस करने में जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑपरेशन एक्टिविटीज कहते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बेसिकली क्या होगा? द मैनेजमेंट ऑफ दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आपने मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा है। मैनेजमेंट में हमने 4 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है, कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, लीडिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज होगी उसमें भी ये होगा कि वी हैव टू प्लान the producing the goods and services activities. We have to organize these activities, we have to control, we have to lead these activities and we have to control these activities. ये बेसिकली एक पूरी एक ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि एक बेसिक एक डेफिनेशन है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में डेफिनेटली गुड्स भी आते हैं, यानी कि ऑपरेशन एक्टिविटीज में आप गुड्स भी जो प्रोड्यूस करते हैं उसको वो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं आपकी, सर्विसेज भी आप जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी। ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो कुछ हम इसको डिटेल में आगे जाके जरूर पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है जिसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट के हवाले से क्या है? वो ये कह रहा है कि द कलेक्टिव सक्सेस और फेलियर ऑफ कंपनीज ऑपरेशन फंक्शन has an impact on the ability of a nation to compete with other nation on the nation's economy. इसका मतलब ये है कि देखिए ये एक्टिविटीज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटीज मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बिजनेस यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक कंपनी को की जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो यही होते हैं कि उन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस करना है और सेल करना है। ठीक है, और इसी एक्टिविटीज को ही वो परफॉर्म करते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ये सारी चीजें यानी कि वो जनरेट करते हैं। ठीक है, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये है कि अगर ये एक्टिविटीज आपकी एफिशिएंट है, ठीक है, किसी एक मुल्क में, ठीक है, जो भी फर्म्स है, नंबर ऑफ फर्म्स है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में नंबर ऑफ फर्म्स 5000 है। ठीक है, अगर वो 5000 फर्म्स में जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो इफेक्टिव है, इसका इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव यानी कि एस्पेक्ट पे भी जाएगा। यानी कि जो जीडीपी की जो एक कैलकुलेशन है, यानी कि एक जो मुल्क दो नेशंस जो आपस में जो कंपीट करते हैं जीडीपी के हिसाब से, उसमें बेसिकली एक ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज एक कंट्री को एक आप ये समझे कि कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बेसिकली कैसे इंपॉर्टेंट है या माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमने मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो स्टडी कर लिया, माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज बेसिकली आपको हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू मीट योर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई की जो एक्टिविटीज होती हैं या जो डिमांड एंड सप्लाई की जो एक आप ये समझे इक्विलिब्रियम होता है, वो आप ये समझे कि एक रिक्वायर्ड होता है, एक डिजायर्ड होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टर्म पढ़ा होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या चीज होती है? वो ये चीज होती है कि डिमांड कर्व जब सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करे तो उस पॉइंट को मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक है, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी इन ऑर्डर टू मीट या इन ऑर्डर टू आप ये समझे कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम की जो पॉइंट है उसको अचीव करने में ऑपरेशनल एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगी। वो कैसे हेल्प करेंगी हम इसको बड़े अच्छे तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे।
इससे ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन क्या चीज है, वो ये चीज है कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है, जो मेजर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो जो मेजर एक्टिविटीज होती है, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जिसका ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो तीन किस्म की एक्टिविटीज होती है। एक तो फाइनेंस होगी, एक तो ऑपरेशन होगी, एक तो मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक अब ये समझे कि जो व्यू ये समझे, या एक आप ये समझे कि एक थ्योरी, अगर आप समझे कि थ्योरी ये है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज, अब मैं थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ऑपरेशनल एक्टिविटीज तब तक इफेक्टिव नहीं होगी, तब तक ये आप ये समझे कि आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट तब तक नहीं देगी जब तक आपके पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज और मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑपरेशन के साथ अलाइंड नहीं, ठीक है। जब तक ये दोनों एक्टिविटीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज के साथ अलाइंड नहीं है, तब तक ऑपरेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव नहीं जाएंगी। अगर ऑपरेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव नहीं जाएंगी तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे आएगा। यानी कि अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, तो आपके लिए लाजम ये है कि आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज को अलाइन करें, किन दो एक्टिविटीज के साथ, मार्केटिंग एक्टिविटी के साथ और फाइनेंस की एक्टिविटी के साथ, ठीक है। तो तभी आप ये एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज को हम एक इफेक्टिव बना सकते हैं। अब हमने जस्ट एक यू नो एक बेसिक डेफिनेशन हमने जस्ट ऑपरेशन की पढ़ ली, हमने जस्ट ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या होता है, उसमें क्या चीजें होती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑपरेशन मैनेजमेंट, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ये से डिफाइन करेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम और प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है, इसको कहेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एक्टिविटीज क्या है, ऑपरेशन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच क्रिएट्स अ गुड और प्रोवाइड सर्विसेज, उसको हम ऑपरेशन एक्टिविटीज कहते हैं। तो उन एक्टिविटीज की मैनेजमेंट, ठीक है, उन एक्टिविटीज की मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का है आपके चार अगेन जो फंक्शंस हैं, देयर आर द फोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड द कंट्रोलिंग। तो ऑपरेशन में वो सारे, यानी कि इन ये जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इनमें ये चारों प्रिंसिपल जब आप ऐड करेंगे, तो आप आपके पास एक ये समझे कि सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी, उस उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को आप ऑपरेशन मैनेजमेंट कहेंगे। Operation and supply chain are intrinsically linked, and no business organization could exist without both. A supply chain is a sequence of organizations that are involved in producing and delivering a product or services. The sequence begins with basic supplier of raw material and the extend all the way to the final customer. अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड। इस चीज को आपने समझना है, ठीक है, इंट्रिंसिकली लिंक्ड होती है। यानी कि आप अब यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सप्लाई चेन, ठीक है, कि आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट को जब आप, यानी कि जब आप एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज को जब आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सप्लाई चेन की एक्टिविटीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सप्लाई चेन की एक्टिविटीज को भी आपने आप लुक आफ्टर करना पड़ेगा। वो क्यों लुक आफ्टर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशनल एक्टिविटीज और सप्लाई चेन की एक्टिविटीज है वो इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। अब एक एक चीज होती है एक्सट्रिंसिक, एक चीज होती है इंट्रिंसिक। अब इन दोनों में जो है फर्क समझिएगा। फर्क ये है कि जब एक्सट्रिंसिकली कोई चीज लिंक्ड होती है, मैं कहूँ ना आई एम एक्सट्रिंसिकली लिंक्ड, तो वो जो लिंकेज है, वो जो कनेक्शन है, वो जो रिलेशनशिप है, दैट इज इज ऑफ आर्टिफिशियल नेचर, ठीक है। वो एक आर्टिफिशियल नेचर की जो है एक्टिविटीज है, ठीक है, वो तो अगर एक्सट्रिंसिकली लिंक्ड होगी तो वो आर्टिफिशियल की है, लेकिन इंट्रिंसिकली लिंक का मतलब ये है कि ये दोनों इन दोनों के जो आपस में कनेक्शन है, वो क्या है, वो एक नेचुरल है, वो एक इनहेरेंट है, वो एक इनबॉर्न। वो कैसे इनबॉर्न है, कि वो ऐसे इनबॉर्न है कि देखिए ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज क्या है, कि जो एक्टिविटीज जो गुड्स को प्रोड्यूस करें और सर्विसेज को डिलीवर करें, उनको ऑपरेशन एक्टिविटीज कहेंगी। लेकिन सप्लाई चेन एक्टिविटीज क्या है,
सप्लाई चेन एक्टिविटीज भी बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सप्लाई चेन बेसिकली दीज आर सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड डिलीवरिंग द सर्विस। सप्लाई चेन में बेसिकली ये चीज आती है कि आपका देखें, आपका एक आप ये समझे कि अगर मैं एक ग्राफ आपको दिखाऊं तो वो ग्राफ इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब ये आप देखें, अगर आप ऊपर ऊपर देखिए, ठीक है, एक सप्लायर होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने कुछ चीजें प्रोड्यूस की, ठीक है, उसकी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है। देन सप्लायर्स के सप्लायर ने आपके डायरेक्ट सप्लायर को कुछ कंपोनेंट सेल किए हैं। जब उसने कुछ कंपोनेंट डायरेक्ट सप्लायर ने डायरेक्ट सप्लायर को, यानी कि ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, जब आप ये समझे कि एक सप्लायर ने दूसरे सप्लायर को सेल किया, देन जो डायरेक्ट सप्लायर ने कुछ कंपोनेंट्स अपने सप्लायर से परचेज किया, देन उन्हीं कंपोनेंट्स को उन्होंने कुछ प्रोसेस करके अगेन प्रोड्यूसर को वो सेल कर दिया। देन प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर की एक कंपनीज होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक, उनकी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है, ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर को सेल करता है, देन रिटेलर देन फाइनल कस्टमर को सेल करता है। तो आप अगर ये देखें कि ऑपरेशन एक्टिविटीज में ये एक सप्लाई चेन का ये इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उसको वहां से, यानी कि सप्लायर से लेके एंड कंज्यूमर तक, ठीक है, ये पूरा जो एक्टिविटीज है वो ऑपरेशन की एक्टिविटीज है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन एक्टिविटीज में देखें गुड्स और सर्विसेज को आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो गुड्स और किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 3 फैक्टर्स होते हैं, एक लैंड होता है, एक लेबर होता है एंड एक कैपिटल होता है, ठीक है। तो जाहिर ही बात है, लैंड में देखिए, लैंड एक जनरल है, उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है, उसमें आपकी फैक्ट्री की ओवरहेड कॉस्ट भी आ जाती है, तो ये एक जनरल है, ठीक है। तो अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो आप सप्लायर से ही खरीदेंगे, ठीक है, आप अपना आपका एक सप्लायर होगा, वो ही आपको वो रॉ मटेरियल सेल करेगा, ठीक है। जब आपके पास रॉ मटेरियल आएगा तभी ही आप फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल आप कैसे प्रोक्योर करेंगे, वो प्रोक्योर करेंगे थ्रू सप्लाई चेन एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस हवाले से ये सप्लाई चेन और आप ये समझे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक आपस में रोल है, और इस रोल को हम इंशाल्लाह बड़े ही आप ये समझे कि डिटेल में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन, इसको मजीद अगर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, सप्लाई चेन आर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, पार्ट्स, इक्विपमेंट, सप्लाई एंड अदर इनपुट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, and that they deliver output that are goods to the organization customer. The internal part of supply chain are the part of operation function itself, supplying operation with parts, material, performing works on the products and performing services, ठीक है। तो सप्लाई चेन में अब देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो सप्लाई चेन एक्टिविटीज होती है वो 2 किस्म की होती है। एक तो एक्सटर्नल होगी, यानी कि आपने अपने सप्लायर से, ठीक है, जो आपका अपना सप्लायर है, ठीक है, वहां से जो आपने रॉ मटेरियल जब प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्टिविटी एक्सटर्नल होगी। लेकिन एक सप्लाई चेन की एक्टिविटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, यानी कि जो आपका प्लांट है, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट का प्लांट देखें, कराची से हैदराबाद और कराची के बीच में नूरियाबाद के करीब, तो देखिए एक बड़ा, आप ये समझे कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख लीजिए, या किसी छोटे एसएमई लेवल का जो मैन्युफैक्चरर होता है उसमें भी देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें एक विद इन इंटरनल सप्लाई चेन की एक्टिविटीज होती है कि कुछ गुड्स आप इन्वेंट्री में रखते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स आप इन्वेंट्री में रखते हैं, कुछ गुड्स आप फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में रखते हैं। देन कुछ जो रॉ मटेरियल होता है वो इन्वेंट्री से, जो आपका गोडाउन है, वहां से लेके आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे मशीनरी है, जहाँ पे आपकी लेबर है, तो वहां से भी एक ट्रांसपोर्टेशन की कुछ एक्टिविटीज होती है कि आपने गोडाउन से लेके आपने मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज हैं, वहां से आपने जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज कर ली, तो वो एक इंटरनल सप्लाई चेन होती है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में जब आप सप्लाई चेन एक्टिविटीज को जब मैनेज करेंगे, तो ये 2 किस्म की एक्टिविटीज होगी, ये बोथ इंटरनल भी होंगी और एक्सटर्नल भी होगी।
तो ऑपरेशन फंक्शन अगेन, ऑपरेशन फंक्शन में अगर आप हम बात करें तो क्या क्या आएंगी, तो एक कुछ इनपुट आएगा, ठीक है। तो उन इनपुट को आप वो करेंगे, कुछ कुछ उन इनपुट्स, अब वो इनपुट्स कौन कौन सी होंगी, लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन यू हैव एन आउटपुट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड इज वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन की बात है, तो वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या है? वैल्यू एडिशन है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। तो वैल्यू एडिशन में हम वैल्यू एडिशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि देखिए, एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, वो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट में अगर मैं बात करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन का कोई भी ब्रांड ए फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, या जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, उसको वो कितनी है, एंड देन उस कॉस्ट का माइनस करेंगे उसकी प्राइस से, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होगा, जो जो हमें रिजल्ट आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस 15 रुपए है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट पर आप ये समझिए कि पर यूनिट, ठीक है, वो 10 रुपए है, तो आपका जो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन बेसिकली इसको क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू एडिशन इज मेजर्ड बाय द प्राइस दैट कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर दोस गुड्स और सर्विसेज। Firm use the money generated by value added for research and development, investment in new facilities, equipment and workers, salaries, profit, ठीक है। तो वो वैल्यू एडिशन बेसिकली इन सारी चीजों में काम आता है। वो प्रॉफिट भी होता है आपका, वो आप उसमें से आप बहुत सारी चीजें न्यू इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऐड करते हैं। तो वैल्यू एडिशन बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन में बड़ा रोल प्ले करता है। वो कैसे रोल प्ले करता है? वो ऐसे रोल प्ले करता है कि ऑपरेशन का जो एक मेन मकसद होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का जो मेन मकसद होता है, देखिए, एक तो ऑपरेशन एक्टिविटीज है, लेकिन आपने ऑपरेशन की एक्टिविटीज को मैनेज करना है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जो कॉस्ट है उसको कम से कम की जाए, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट जितनी कम हो सके, ठीक है, उतनी ज्यादा फेवरेबल होती है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको इस तरीके से, यानी कि कॉस्ट को कम, जब आप कॉस्ट को कम करते हैं, ठीक है, और प्राइस आपकी स्टैग्नेंट होती है, तो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रोड्यूसिंग गुड्स वर्सेस सर्विसेज, यानी अब production of goods result in a tangible output such as automobile, eyeglass and golf ball, ठीक है। Delivery of service on other end generally implies an act, it includes people processing, possession processing and mental stimulus, ठीक है। Manufacturing and service are often different in terms of what is done but quite similar in terms of how it's done. Look at the ये टेबल बेसिकली एक हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि व्हाट डू वी मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक्स के अगर तरफ जाऊं, ठीक है, तो गुड्स में बेसिकली आपके पास एक टेंजिबल आउटपुट आता है, ठीक है, टेंजिबल आउटपुट आता है। लेकिन सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज की प्रोडक्शन में आपके पास बेसिकली क्या आता है, एक इंटेंजिबल एक्ट आता है, या एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट आता है, जिसको आप यानी कि देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, या जिसको आप उसको जस्ट आप फील कर सकते हैं, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो सर्विसेज में बेसिकली तीन किस्म की सर्विसेज होती है। एक पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट की एक सर्विसेज है, आप अपने दांतों को एक पॉलिश करवाने जा रहे हैं, तो वो पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज है, ठीक। कुछ सर्विसेज पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज है, जैसे ब्यूटी सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज है, हेयर ड्रेसर की सर्विसेज है, ठीक है। तो ये सारे पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज, ठीक है। कुछ सर्विसेज होती हैं आपकी पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज में ये होती है कि आपका एक
फिजिकल गुड है उसके ऊपर सर्विसेज की जा रही है। जैसे आपका जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, वो खराब हो गया, वो आप मैकेनिक के पास लेके गए, उसमें उस मैकेनिक ने आपको सर्विसेज दी, लेकिन उसने क्या किया, आपके जनरेटर को ठीक कर दिया, तो वो पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विस। और कुछ मेंटल स्टिमुलस सर्विसेज होती है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सर्विसेज, ये मेंटल स्टिमुलस सर्विस, ठीक है। और ये टेबल इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। Okay. So now the important aspect is why to learn about operation management. क्या हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम ऑपरेशन मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसको लर्न करें, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो किस्म की एक्टिविटीज होती है। एक होती है लाइन एक्टिविटीज और एक होती है सपोर्टिंग एक्टिविटीज। अब लाइन और सपोर्टिंग एक्टिविटीज में होता ही है कि लाइन एक्टिविटीज बेसिकली आपकी एक्चुअल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटीज से, लाइन एक्टिविटीज से आप क्या करते हैं, आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये लाइन एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपकी, देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या है, प्रॉफिट को जनरेट करना, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट को जनरेट कर, अगर आप, इफ यू आर गोइंग टू जनरेट योर प्रॉफिट, ठीक है, सो यू हैव टू बेसिकली परफॉर्म द लाइन एक्टिविटीज, ठीक है। तो लाइन एक्टिविटीज में दो किस्म की एक्टिविटीज आती है, एक ऑपरेशन एक्टिविटीज आती है और एक सपोर्टिंग एक्टिविटीज आती है, ठीक, सॉरी, एक ऑपरेशन एक्टिविटीज आती है, यानी कि लाइन एक्टिविटीज दो किस्म की होती है, एक ऑपरेशन एक्टिविटीज और एक सेल्स एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये बेसिकली दो क्या है, ये लाइन एक्टिविटीज, बाकी सारी एक्टिविटीज क्या है, वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यू एज अ बिजनेस ग्रेजुएट बीबीए, या ना सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से, अगर आप बिजनेस भी अपना खोलने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आपकी भले आपकी जो एक आप ये समझे कि एक्सपर्टीज है वो किसी और में हो सकती है, आपकी आईटी में हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो सकती है, मार्केटिंग में हो सकती है, ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज, लेकिन उस एक्सपर्टीज का बेसिकली कोई फायदा नहीं है वो जब तक आपको ऑपरेशन की एक्टिविटीज का पता ना हो, क्योंकि ऑपरेशन एक्टिविटीज बेसिकली विल हेल्प यू टू गेट द जॉब डन। जो भी आपकी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पे आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, तो आप अपना फंक्शन तब तक इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट की समझ नहीं है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड करता है, एक ओवरऑल आपको एक चीज प्रोवाइड करता है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग होती है, वो उसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल होती है किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी बिजनेस को ओवरऑल मैनेज करने के लिए। तो ये बेसिकली ये ग्राफ आपको अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये कुछ रोल्स लिखे हुए हैं, ऑपरेशन मैनेजर, प्रोडक्शन एनालिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, इन्वेंटरी मैनेजर, ये सारे कुछ रोल्स है। और ये स्किल्स बेसिकली, अगर इफ यू आर गोइंग टू परस्यू योर कैरियर इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो ये कुछ आप रोल एंटिसिपेट कर सकते हैं, और ये स्किल्स आपके पास लाजमी होने चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर रोल, इन ऑर्डर टू, आप ये समझिए कि अंडरस्टैंड इन अ गुड वे कि आपको अगर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मैनेजर बनना है तो आपको कौन सी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से आनी चाहिए, या कौन से स्किल्स आपको आपके पास होने चाहिए ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक जो की एस्पेक्ट होता है, दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, क्योंकि एक ऑपरेशन इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि किसी भी ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए इट इज बेटर यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दैट ऑपरेशन। हर देखिए ऑपरेशन क्या है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कुछ कंपनीज, ठीक है, इवन इवन दो देयर गुड्स आर सेम, इवन दो देयर गुड्स आर सेम, लेकिन द प्रोसेस थ्रू व्हिच दे प्रोड्यूस देयर गुड्स एंड सर्विसेज माइट बी डिफरेंट, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं। और ये सर्विसेज में तो और भी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ डिग्री सिमिलरिटी हो, लेकिन सर्विसेज में बड़ी ज्यादा
यानी कि आप ये समझिए कि डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। प्रोसेस अब यू नो प्रोसेस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो प्रोसेस क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एक्शन दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू द आउटपुट. There are three activities of the business process. upper management process होता है, operational process होता है, supporting process होता है. तो upper management में क्या है? The process that governs the operation from entire organization. Operational process क्या होता है? These are the core process that make up a value stream. And then there are supporting activities. तो इन चीजों को understand करना it's highly critical for us. Aspect of a process management, there are the two different aspects of a process management. The first aspect is managing a process to meet the demand. ठीक है, तो आपने यानी कि एक किसी भी प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके आपको बताऊं कि सबसे बड़ा एस्पेक्ट पर्पस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट ये होता है कि आपने अपने प्रोसेस को, ठीक है, इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि आप मार्केट इक्विलिब्रियम को अचीव कर लें, यानी कि आपकी सप्लाई ना कम हो ना ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपकी कम होगी तो आप कस्टमर लूज करेंगे, अगर आप ज्यादा होगी तो आपको बहुत सारी कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए एक एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट ये होता है कि यू हैव टू डिजाइन योर प्रोसेस, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. अ प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ वन और टू एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है. तो प्रोसेस मैनेजमेंट में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि यू हैव टू इफेक्टिवली क्रिएट ए इक्विलिब्रियम इन विद इन योर डिमांड एंड सप्लाई का. तो एक एस्पेक्ट ये होता है. सेकंड ये होता है कि प्रोसेस वेरिएशन, ठीक है। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोसेस वेरिएशन होती है, यानी कि डिमांड वेरिएशन अगर मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेस मैनेजमेंट को एक प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बेसिकली इसलिए भी आप अच्छे तरीके से कैरी आउट करते हैं ताकि उन वेरिएशंस को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें. स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, अब यू नो स्कोप क्या है, यानी कि जो कुछ एक्टिविटीज को कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन, प्रोसेस सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजाइन ऑफ वर्क, लोकेशन प्लानिंग, फैसिलिटीज प्लानिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द, ये सारी चीजें बेसिकली आप ये समझिए कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाती है, यानी कि ये सारी एक्टिविटीज ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है. उसके अलावा फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटीज एंड लेआउट्स, शेड्यूलिंग, मैनेजिंग इन्वेंटरी एंड एश्योरिंग क्वालिटी, ये भी एक्टिविटीज इनमें आ जाती है. ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, देखिए ऑपरेशन मैनेजमेंट हेल्प नॉट ओनली जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट ना सिर्फ उस बंदे को जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, but it also help top management in the undertaking the decisions. तो you know elements that are utilized in the decision making वो क्या है, एक different elements आप utilize करते हैं, यानी कि आप ये समझे कि इंफॉर्मेशन होती है, ऑपरेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसको आप कुछ उसके कुछ आप ये समझे कि उसको डिजाइन करते हैं उस इंफॉर्मेशन, और वो जब आप डिजाइन करते हैं इंफॉर्मेशन को तो आपके पास कुछ एक आउटपुट आ जाता है और उस आउटपुट के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं. तो सबसे बड़ा बेसिकली एक ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो मॉडल्स के फॉर्म में भी आती है, ठीक है। तो मॉडल क्या है कि आप मॉडल इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, सिंपलीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो मॉडल आप जैसे समझते हैं तो क्या फिजिकल मॉडल होता है, एक स्कीमेटिक मॉडल होता है, मैथमेटिकल मॉडल होता है. फिजिकल मॉडल आप देख जो प्रोटोटाइप आप देखते हैं, काफी गुड्स के प्रोटोटाइप बनते हैं तो वो फिजिकल मॉडल होते हैं. स्कीमेटिक मॉडल यानी कि एक कोई डिजाइन बना ली, कुछ ग्राफिक्स के थ्रू जो डिजाइन हम बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। तो उसको स्कीमेटिक मॉडल बनाते हैं. मैथमेटिकल मॉडल, कुछ मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपने देखा होगा कि ये भी एक मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल. तो उससे भी आपको इन तीनों मॉडल को यूज करके आप डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी आती है. Quantitative approach, you can use advanced mathematical tools just like linear programming,
project model just as PERT, program evaluation and review technique, CPM, critical path model, forecasting techniques and statistical model, इनको आप यूज करके अब ये इनमें से कुछ हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसके बेसिस पे भी डिसीजन लिया जाता है। मैट्रिसेस होते हैं, तो ये मैट्रिसेस बेसिकली दीज आर आप ये समझे कि वो लेवल होती हैं जिसमें आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस को गेज करते हैं, ठीक है, तो वो मैट्रिसेस देन उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रेड ऑफ के operation personnel frequently encounter decision that can be described as a trade-off decision. A decision maker must take into account the trade-off between the increased level of customer services and additional inventory would yield and increased cost required to stock that inventory. तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन भी एक बड़ा, अब सर्विसेज में डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन बहुत हाई होती है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन बड़ी लो होती है। A system approach. So organization can be thought of as a system composed of subsystem, which in turn are composed of lower subsystem. तो सिस्टम अप्रोच को यूज करके अब इस अप्रोच को भी हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। Establishing priorities, you have to establish your priorities कि आपने कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, किस टाइम पे प्रोड्यूस करना है, और कौन सा गुड्स किस टाइम पे आपने प्रोड्यूस करना है, कौन सी सर्विसेज ज्यादा डिलीवर करनी है, कौन सी सर्विस कम डिलीवर करनी है, किस सर्विस पे ज्यादा चार्ज करेंगे, किस सर्विस पे कम चार्ज करेंगे, ये सारी एस्टैब्लिशिंग, ये सारी प्रायोरिटीज होती है। Now we have to look at the अब ये समझे कि evolution of ये समझे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली जो इवॉल्व हुई है, दैट इज उसका जो सोर्स है या उसकी जो ओरिजिन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या है, system in which a highly skilled worker use simple flexible tools to produce small quantities of customized goods। यानी कि अब मोहनजोदड़ो के दौर में चले जाइए तो वहां पे क्राफ्ट्समैन होते थे, और वो क्राफ्ट्समैन बेसिकली दे वर क्रिटिकल इन द इकोनॉमी ऑफ मोहनजोदड़ो, और वो बड़े ही टेक्निकल लोग होते थे, और वो सिंपल टूल यूज करके कपड़ा बनाते थे या दूसरे जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं वो बनाते थे, ठीक है। तो वहां पे ऑपरेशन मैनेजमेंट की कोई हमें यानी कि जरूरत नहीं। ऑपरेशन मैनेजमेंट की बेसिकली जरूरत कब बनी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या आया कि ये क्रॉस प्रोडक्शन को हमने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, मैकेनिक प्रोडक्शन। तो मशीनों ने जो इंसान काम करते थे वो इंसान के काम को रिप्लेस करके वो मशीनों ने जो अपना काम शुरू किया, ठीक है। तो वहां पे हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक सबसे बड़ी, आप ये समझिए कि जरूरत पड़ी। तो वहां पे ऑपरेशन मैनेजमेंट की ओरिजिन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद जो सेकंड का फेज आता है, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट एक आप ये समझिए कि ट्रेडिशन थी, जो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इसको FW टेलर भी शॉर्ट में इसको प्रोनाउंस करते हैं। टेलर बेसिकली इन्होंने मैनेजमेंट की साइंस को, पहले मैनेजमेंट के 6 फंक्शन हुआ, लेकिन FW टेलर ने मैनेजमेंट के फंक्शंस को ग्रुप करके 4 फंक्शन बनाए। और अकॉर्डिंग टू द FW टेलर, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज ऑल, ये भी साइंटिफिक एक्टिविटीज ही, ठीक है। A management Taylor believed in a science of management based on observation, measurement, analysis, improvement of work method, economic incentive. He studied work method in a great deal to identify best method for doing each job, ठीक है। तो साइंटिफिक ऑपरेशन मैनेजमेट देखिए, एक्टिविटीज जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उसको जो एक ज्यादा बूस्ट आया, ठीक है, कि ये ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं, इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें एक आप ये समझिए कि इसकी ओरिजिन और ज्यादा मजबूत हुई, और इसकी जो अब ये रूट्स है वो और ज्यादा मजबूत हुई जब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वो हमने, आपने सुना है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली बात, ठीक है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो ये थ्योरी थी, उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया, और वहां से देने एक सेकंड चीजें स्टार्ट।
देन आखिर में उसके बाद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आई, ये 90 ये वर्ल्ड वार 2 के बाद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आई। तो इसमें ये कहा गया, या इसमें जो मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को इस हवाले से चेंज कर दिया कि इस मूवमेंट ने हमें ये बताया कि देखिए, ह्यूमंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू नो आउटपुट। वो कैसे, देखिए हमने हमने हमें हमें हमेशा ये पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के हमारे 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो लेबर भी जो ह्यूमन है, वो उसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उन्होंने ये बताया कि विदाउट ह्यूमन मोटिवेशन यू कैन नॉट अचीव द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। तो अगर अपने गुड्स को क्वालिटी बनानी है तो यू हैव टू उसकी मोटिवेशन को देखना पड़ेगा। तो उसमें आपने ये देखा कि अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है कि आप ये सारी नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, तो ये सारी चीजें इसमें आए। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट टुडे, यानी कि आप ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के बाद, यानी कि ह्यूमन रिलेशन के बाद, अब हमारे पास एक एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कंपटीशन हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ऑपरेशन मैनेजमेंट। इंटरनेट ऑफर अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कुछ रिस्क भी हैं। तो टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को, देखिए जो ह्यूमन स्पेसिफिक होती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा पार्ट ह्यूमन होता था, तो उसको आस्ता आस्ता, यानी कि जो ह्यूमन सेंट्रिक पार्ट है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, और वो उसको टेक्नोलॉजी, यानी कि उसको रिप्लेस करें। तो रोबोटिक्स और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, सिक्स सिग्मा, एजिलिटी, लीन सिस्टम, ये इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। एंड की इश्यूज फॉर टुडेज बिजनेस में ऑपरेशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन है, इनोवेशन है, क्वालिटी प्रॉब्लम, रिस्क मैनेजमेंट, कंपटीशन इन ग्लोबल इकोनॉमी, एनवायरमेंटल कंसर्न, एथिकल कंडक्ट एंड नीड टू मैनेज द सप्लाई चेन। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें, तो ये दिस वाज फ्रॉम टुडेज first chapter related to the operation management. If you have any question, you can write me Facebook के group पे, या you can WhatsApp. So I hope कि this would have been enough for you to understand this chapter in a good way. Thank you.